अगर आपने भी राजी फिल्म देखी है और उसे देख के लगता है कि जासूसी बस फिल्मों में होती है, तो वेलकम टू द रियल लाइफ सीक्रेट ट्रैवल, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे देश के एजेंट्स हैं जो बिना बंदूक दिमाग घुमाते हैं और स्वैग से दुश्मन की नींद उड़ा देते हैं। सीन इमेजिन आप खुद ही कर लीजिए कि आप सूट पहनकर बॉर्डर पार नहीं कर रहे, बल्कि नाम ऐसा बदल लिया कि अपना खुद का रिफ्लेक्शन भी सोच में पड़ गया कि ये इंसान कौन है। कोई है जो इंडिया के लिए पाकिस्तान की फौज में घुस चुका है, कोई ऐसे प्रिंसेस है जिसने नाजी जर्मनी के धुरंधरों को चूना लगा दिया, तो कोई ऐसी देशभक्त जिसने पति को भी देश के लिए कुर्बान कर डाला, और बंदा ऐसा भी है जिसने खुद को नहीं पता कि वो इतना बड़ा देशभक्त है। दिमाग का गेम प्ले ऐसा होगा कि हिटलर से लेकर चर्चिल तक सबको अपना इंटेल बेच दे। मतलब कोई एकता कपूर का प्लॉट नहीं है, बल्कि दोस्तों ये हकीकत है एक्शन, सस्पेंस और देसी स्टाइल माइंड गेम्स की। तो अब चलिए बताते हैं आपको कि वो सारी स्टोरीज जो सिर्फ ना खतरनाक थी बल्कि लेवल अप थी बॉलीवुड की सभी स्टोरीज का, और इनकी रियल लाइफ को स्टोरी देख के बॉलीवुड के राइटर्स भी शायद एक सेकंड को शर्मा जाए। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं इंडिया के लिए कहे जाने वाले ब्लैक टाइगर। आप सोचिए कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहां हर सांस में आपको दुश्मन समझा जाता है, आपके पास हर वक्त खंजर की धार पर चलने जैसा डर है, बस एक गलती और आप खत्म। यही जिंदगी थी रविंद्र की, पाकिस्तान के दिल में हिंदुस्तान की धड़कन के साथ। रविंद्र कौशिक की कहानी बहुत फिल्मी है। 1973 जोधपुर का एक कॉलेज ड्रामा, मंच पर एक भारतीय सैनिक दुश्मन के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी, जैसे अभिनय नहीं अब असली एहसास हो। और इसी एक्ट को देखा रोके एक अधिकारी ने। उस अधिकारी ने भीड़ में बैठा हुआ था और उन्होंने उस नाटक में सिर्फ एक कलाकार नहीं देखा, उन्होंने देखा एक ऐसा इंसान जो झूठ और सच्चाई की सीमा मिटाकर देश की खातिर सब कुछ न्योछावर कर सकता था। रविंद्र का सिलेक्शन हुआ, फिर शुरू हुई जिंदगी की सबसे कठिन ट्रेनिंग। उर्दू की लहजा, इस्लामी तौर तरीके, पाकिस्तानी व्यवहार, कुर्बानी के नमाज और रोजादारी की बारीकियां, सब कुछ सिखाया गया रविंद्र कौशिक को। रो ने उसे एक ऐसा इंसान बनाया जो रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर बन सके। फिर साल आया 1975 का, सीमा पार हो चुकी थी। कराची यूनिवर्सिटी में नबी अहमद शाकिर नाम से दाखिला लिया जा चुका था। वो वहां LLB करने लगा। पढ़ाई के साथ समाज में घुल मिल गया, धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया, इतना कि उसने पाकिस्तानी सेना में कमीशन हासिल कर लिया। सोचिए, भारतीय एजेंट, पाकिस्तान की फौज का हिस्सा। अब वहां से शुरू हुई उसकी असली भूमिका और असली कहानी। भारत के लिए वो मिशन जिनकी वजह से सियाचिन जैसे मोर्चों पर भारत को बढ़त मिली। वो हर रणनीति, हर मीटिंग, हर सैन्य दस्तावेज का साक्षी था, और रात के अंधेरे में वही सब जानकारी पहुंचती थी दिल्ली, एक कोडेड सिग्नल की तरह किसी वेबल की आवाज में छुपी हुई थी। इसी तरीके से रविंद्र कौशिक कई सालों तक काम करते रहे। रविंद्र ने वहां रहकर इतना बड़ा नेटवर्क बनाया था कि रोक और भारतीय सेना दोनों को उसकी सूचनाओं पर भरोसा था। कहा जाता है कि उसकी वजह से ही भारत को कई बार ऐसी जानकारियां मिली जो पूरी जंग टाल सकती थी। वो एक भूत थे, पाकिस्तान की धरती पर चलता फिरता, पर किसी की नजर में नहीं आता। लेकिन किस्मत को शायद इंसान के धैर्य की भी परीक्षा लेनी ही होती है, और ऐसा ही कुछ हुआ रविंद्र कौशिक के साथ। साल 1983, रो ने एक और एजेंट इनायत मसीही को पाकिस्तान भेजा, पर वो पकड़े गए और पूछताछ में एक नाम सामने आया, नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक। बस सब खत्म, रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। मियांवली जेल के अंधेरे में शुरू हुई वो यातना जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कोड़े, बिजली, जंजीरें, इंजेक्शन, सब कुछ, लेकिन उसने भारत का नाम नहीं लिया। कहा जाता है उसने बस इतना कहा था कि मैंने जो किया अपने देश के लिए किया, और अंत तक वो यही कहते रहे कि मैं पाकिस्तानी ही हूँ। वो 16 साल जेल में रहा, एक ऐसी सजा जिसमें रिहाई की कोई तारीख थी ही नहीं। उसकी माँ हर दरवाजा खटखटाती रही, पर जवाब हमेशा एक आया कि ये जानकारी अत्यंत गोपनीय है। फिर एक दिन उसकी चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ गौरव लिखा हुआ था।
रविंद्र कौशिक ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि अगर मैं अमेरिकी होता तो 3 दिन में आजाद हो जाता, पर मैं भारतीय हूँ और मुझे इस पर गर्व है। आखिर में साल 2001 में वो मियानवली की उसी जेल में मर गए। ना कोई सलामी, ना कोई तिरंगा, बस एक मौन जो आज भी सीमाओं के उस पार गूंजता है। अमर नाम रोग के मरणोपरांत उसे नाम दिया गया ब्लैक टाइगर, वो नाम जो गुप्त एजेंट्स के बीच अब एक दास्तान बन चुका है और वहीं से मानो उसकी आवाज फिर गूंज उठी, ब्लैक टाइगर ओवर एंड आउट। और उसके बाद आती है भारत की वो रॉयल प्रिंसेस जो जासूस थी। जी हाँ, एक रॉयल प्रिंसेस जिसका जन्म हुआ था एक रॉयल परिवार में, पर सोच थी सीमाओं से कई परे। साल 1914 मॉस्को। उसके पिता इनायत खान टीपू सुल्तान की वंशज, सूफी और संगीतज्ञ। उसकी माँ औरा रे बेकर एक अमेरिकी। दोनों ने अपने बच्चों को सिर्फ धर्म या देश से नहीं बल्कि मानवता से जोड़ा। पता नहीं किस्मत को लेकिन क्या मंजूर था, पर उसी बच्ची में वो शेरनी पल रही थी जो आगे चलकर हिटलर की समाजवादी ताकत को चुनौती देने वाली थी। और इनाम था नूर अहमद खान। नूर पेरिस में बड़ी हुई, वहाँ संगीत बजाती, बच्चों के लिए किताबें लिखती और अहिंसा को अपना धर्म मानती थी। उसके ख्याल में जंग कभी हल नहीं होती, पर जब जंग छिड़ी ही गई तो उसने कहा कि अगर दुनिया जल रही है तो मैं बस देख नहीं सकती। और इसके बाद शुरू हुई नूर की असली कहानी। साल 1939 में नूर ने ब्रिटेन में जर्मनी का आतंक फैल चुका था। एसओई स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों जानता हो और दुश्मन के कब्जे वाले फ्रांस में जानकारी पहुंचा सके। नूर के बिना झिझके कहा कि मैं जाऊंगी। फ्रांस पहुंचकर उसने अपना कोड नाम रखा मेडेलेन। नूर छतों पर, तहखानों में, टूटे घरों में छिपकर रेडियो से कोडेड संदेश भेजती थी। हर बार जब वो बटन दबाती तो नाजी के ट्रैकर उसके सिग्नल ढूंढने निकल पड़ते। हर संदेश उसकी मौत के करीब एक कदम हुआ करता था और हर संदेश ब्रिटेन के लिए एक उम्मीद का नया तार। और फिर इसी तरीके से कई महीने बीतते गए और कुछ महीनों बाद उसके नेटवर्क से एक साथी ने उसे धोखा दे दिया। गेस्टापो ने उसे पकड़ लिया। उसके पास न रेडियो बचा, न हथियार, बस उसका मौन और साहस। नाजियों ने उसे जंजीरों में बांधा, पूछताछ की, कोड़े मारे, बिजली के तार दिए, लेकिन एक भी शब्द नूर ने नहीं बोला। इसके बाद दिन आया 13 सितंबर 1944 की सुबह का। सैनिकों ने उसे बाहर निकाला। चारों तरफ बंदूकें तनी थी। कोई डर नहीं, बस एक चमक। उसने आसमान की तरफ देखा और एक शब्द कहा, लिबर्टी, यानी कि आजादी। और उसके बाद ट्रिगर दब गए। गोलियों की आवाज के साथ एक आत्मा उठ गई, मुकम्मल आजाद होकर शायद। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसे जॉर्ज क्रॉस दिया, जो कि ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। आज भी लंदन के ब्लूसमरी में उसकी एक स्मारक पाटिका है, जहां लोग आज भी नूर अहमद खान को सलामी देते हैं। और इसके बाद आती है भारत की वो महिला जिसने इन सब की शुरुआत की थी। अब बात करेंगे भारत की उस बेटी की जहां से ये सब शुरुआत हुई थी। सन 1902, उत्तर प्रदेश का बागपत। एक समृद्ध व्यापारी परिवार में जन्मी नीरा बचपन से ही तेज, निडर और पढ़ने की शौकीन थी। उस दौर में जब लड़कियों को घर तक सीमित मान लिया जाता था, उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी तो पढ़ेगी। किताबों के बीच पली नीरा के अंदर देशभक्ति के बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहे थे। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये लड़की फौज, जासूसी और बलिदान की ऐसी मिसाल बनेगी कि अंग्रेजों की नींद उड़ जाएगी। नीरा की शादी हुई ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर श्रीकांत दास से। बाहर से ये रिश्ता सम्मानजनक लग रहा था, पर भीतर आग जल रही थी, क्योंकि नीरा का दिल किसी और मिशन से धड़क रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने, आजाद हिंद फौज से। वो रानी झांसी रेजिमेंट की सदस्य बनी, वो रेजिमेंट जो महिलाओं के लिए युद्ध की परिभाषा बदलने वाली थी। नीरा दिन में एक अफसर की पत्नी थी और रात में एक जासूस। वो ब्रिटिश दस्तावेज, मूवमेंट और कोड्स नेताजी तक पहुंचाती रही। उसका हर संदेश किसी खंजर से गहरा वार था ब्रिटिश साम्राज्य पर जब पति को शक हुआ, कहानी ने करवट बदल ली। दरअसल हुआ यूं कि श्रीकांत ने अपनी पत्नी की असली पहचान जान ली और वो बोला कि मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे लगा कि वो बॉस तक पहुंच जाएगा और उसका नेटवर्क खत्म कर देगा। एक ठंडी रात नेताजी पर घात लगाने की योजना बनाई गई। श्रीकांत ने जैसे ही ट्रिगर दबाया, नीरा बीच में कूद पड़ी।
गोली चली पर दिशा बदल गई थी। नीरा ने झट से अपनी पिस्तौल उठाई और उस पल में सब थमा। एक सेकंड, एक फैसला और पति गिर पड़ा। वो देशभक्ति और प्यार के बीच फंसी थी पर उसने चुना वतन। इसके बाद ब्रिटिश सीआईडी ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और उसको अंडमान निकोबार भेज दिया गया, जो कि उस समय सेल्युलर जेल यानी कि काला पानी की सजा भी जिसे कहा जाता था, जिसको सुनकर लोग कांप उठते थे। उसे कोड़ों से मारा गया, पानी नहीं दिया गया और हफ्तों तक अंधेरे में रखा गया। पर उसने अपनी एक भी सूचना नहीं दी, एक भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरा खून भारत की मिट्टी सींचेगा तो ये मेरी जीत होगी। वो वहीं उसी अंधेरे में दम तोड़ गई, लेकिन उसका साहस अनंत रह गया। अब बात करते हैं एक ऐसे ही और मिस्टीरियस और सुपरमैन की, भगत राम तलवार। अगर कोई कहानी लेखक भगत राम तलवार की कहानी पर फिल्म लिखे तो शायद डायरेक्टर यही कहेगा कि भाई ये कहानी कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। लेकिन हकीकत ये है कि इस इंसान की पूरी जिंदगी एक जासूसी थ्रिलर थी, जिसमें दांव पर सब कुछ लगा हुआ था, पर मकसद सिर्फ एक था, भारत की आजादी। और ये कोई नए पुराने जासूस नहीं है, बल्कि ये जासूस है सोवियत यूनियन के टाइम पे। 1908 पेशावर के पास का इलाका। भगत राम तलवार एक शांत, बुद्धिमान नौजवान जिसे लोग बस एक क्रांतिकारी परिवार का सदस्य समझते थे। कहा जाता है कि उनके भाई की अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी और उसी दिन से भगत राम के भीतर एक चिंगारी जल उठी थी। वो क्रांति में शामिल हुए और जल्द ही नेताजी सुभाष बोस के संपर्क में आए। पर तलवार का रास्ता बाकी सबसे कुछ अलग था। वो बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ते थे और जल्द ही इतिहास ने उसे बुलाया एक ऐसे खेल में जहां सच और झूठ की सीमाएं मिट जाती है। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। भारत तब ब्रिटिश राज के अधीन था और दुनिया दो कैंपों में बटी हुई थी। एक तरफ था हिटलर की जर्मनी, दूसरी तरफ इंग्लैंड और रूस। यही भगत राम ने अपनी विरासत बिछाई। पहले वो ब्रिटिशों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के लिए काम करने लगे और काम करते करते उनके लिए मदद और संपर्क जुटाते रहे। फिर अचानक एक दिन वो जर्मन नेटवर्क से जुड़ गए। कहा गया कि वो हिटलर के लिए सूचनाएं भेज रहे हैं, पर असल में वही झूठी जानकारी सोवियत रूस तक भेजी जा रही थी। रूस से वे जो भी रिपोर्ट जाती थी वो ब्रिटिशरों के लिए तोड़ मरोड़ कर दी जाती थी और इस तरह भगत राम ट्रिपल से बढ़कर क्विंटल सप्लाई बन गए, यानी 5 देशों के लिए एक साथ अलग अलग रूपों में जासूसी। हर देश को लगता था कि भगत उनके लिए काम कर रहा है, जबकि हकीकत में वो सबको खिला रहे थे। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती। जहाँ बाकी जो जासूस थे वो सूचनाएं चुराते थे, वहीं भगत सूचना बनाते थे। वो ऐसी नकली इंटेलिजेंस दस्तावेज घड़ते कि ब्रिटिश, जर्मन और रूस तक भ्रमित हो जाते। वो कभी बर्लिन से रिपोर्ट भेजते तो कभी अफगानिस्तान की सीमाओं से, कभी रेडियो कोड से, कभी नकली एजेंटों के नाम से। पर एक चीज अटल रही, उसका दिल भारत के नाम पर धड़कता रहा। उसका मकसद बस इतना था कि कोई भी विदेशी ताकत भारत को गुलाम ना रख सके, वो चाहे वो ताज वाला ब्रिटेन हो या नाजी जर्मनी। उसके बाद युद्ध खत्म हुआ, दुनिया ने नए नायक तलाशे, पर भगत राम तलवार गुमनामी में चला गया। उसकी कहानी गोपनीय फाइलों में दब गई और उसने कभी सार्वजनिक गौरव मांगा ही नहीं। साल 1970 के दशक में कुछ रिपोर्ट सामने आई, तब लोगों को पता चला कि वो आदमी जिसने हिटलर, स्टालिन और चर्चिल तीनों को बेवकूफ बनाया था, वही था भगत राम तलवार। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में इतना सब कुछ था, सीक्रेट मिशन, तगड़ी देशभक्ति और ऐसा गेम प्ले कि खुद शेरलॉक होम्स भी कंफ्यूज हो जाए। अब सोचो, ये तो बस ट्रेलर था। जी हाँ, मतलब ये 4 नाम ही बस इतिहास के उन पन्नों में नहीं है, बल्कि असली फिल्म तो आगे है। तो अगर आपको लगा कि ये जासूस का रोमांच यहीं खत्म हो गया, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है और अब मिलेंगे उस नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट की कॉफी भी चौंक जाए। चैनल पर बने रहे, अगला एपिसोड दिखेगा जहां इंडिया के होंगे और भी खतरनाक अंडरकवर लेजेंड्स की लाइफ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए प्राइम न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किसकी कहानी अगली बार जाननी है और इस बार किसकी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।